Welcome, dear students. Today we learn human rights and issues. Let we start now. Human rights and issues. India is a signatory to various international treaties, organizations, and conventions. As a member of the World Trade Organization, India is required to follow some rules regarding international trade practices. Treaties like the Indus Waters Treaty with Pakistan or the Farakka Agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing of waters of the Indus and the Ganga. दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स और अब तक के हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी इश्यूज़ है वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान ने अब तक अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट का और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी रूल्स तय किए गए हैं वह नियमों को हिंदुस्तान को फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ किया हुआ सिंधु नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ किया हुआ फरक्का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, इसकी वजह से सिंधु और गंगा नदियों के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के नियमों का पालन हिंदुस्तान को हमेशा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑर्गेनाइजेशन लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल और ग्रीनपीस राइज ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज एंड पुट प्रेशर्स ऑन local governments. Amnesty has been critical of the Indian government's position on human rights in regions like Kashmir. एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर ग्रीनपीस जैसी इंटरनेशनल संगठनाएं इंसानी समस्याओं को लेकर हमेशा सवाल उठाकर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है, दबाव बनाने का काम करती है। कश्मीर के सिलसिले में और वहाँ के हालात पर हिंदुस्तान के इंसानी हुकूक संबंधी रोल पर एमनेस्टी ने आलोचना की है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेरनोबिल डिजास्टर। When the Chernobyl disaster took place, the effect of radiation spread across Europe. Such environmental disaster cannot be restricted to a nation's boundaries. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that the ill effect do not harm their population. अगले पॉइंट में हम चेरनोबिल के हादसे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चेरनोबिल के हादसे में यूरोप में रेडिएशन फैला हुआ था। इन पर्यावरण संबंधी आपत्ति को मुल्कों के सीमा अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, इसलिए यूरोपियन मुल्कों को अपनी आवाम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस वजह से ऐसी पर्यावरण संबंधी आपत्ति को काबू पाने के लिए एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। द नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड अप्रोच द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स cause of opposition to big dams and had internationalized the issues. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। बड़े बड़े डैम को विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह आंदोलन इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का काम किया है। यह आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह बड़े बड़े डैम को विरोध कर रहे हैं कि जिस वजह से उनकी खेती, उनके घर बार, यह सारी चीज़ें सब छोड़कर जो लोग भूमिहीन बन जाते हैं, बेघर बन जाते हैं,
तो ऐसे लोगों को पहले किसी दूसरी जगह पर या उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लास्ट वन इन दिस slide, Jaitapur and Kudankulam issues. There has been an opposition to the building of the nuclear power plants in Jaitapur and Kudankulam. Political parties and NGOs have opposed the building of this project despite getting proper clearance. इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट, जैतापुर और कुडानकुलम। जैतापुर और कुडानकुलम यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। जैतापुर यहाँ पर फ्रांस की मदद से हमारे देश में एक नया न्यूक्लियर पावर स्टेशन आ रहा है, तो कुछ लोकल लेवल के ऊपर इसका विरोध किया जा रहा है। लोगों में गलतफहमी होने की वजह से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट को ज़रूरी परमिशन मिलने के बावजूद, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे जो पूरे करने के बावजूद भी, सारी जो परमिशन ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को जो होनी चाहिए, यह सारी परमिशन पूरी होने के बावजूद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और एनजीओस इसका विरोध प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन ऑल द अबव केस द स्टेट सोवेरेनिटी was challenged by these groups. These are some of the challenges that the state faces from within and from without. Therefore, it argues that the role of the states is slowly reducing. In the economic sphere, it is reducing because of the increasing importance of the private sector, and in the political sphere, the domestic and international pressures have reduced the authority of the state. इन सारे इश्यूज़ को देखने के बाद ऊपर दिए गए हैं अलग अलग एग्जाम्पल से रियासत की सोवेरेनिटी को चुनौती देने का काम किया गया है। रियासत के अंदर से और बाहर से चुनौतियों का यह एक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि रियासत का काम कम होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बढ़ने की वजह से इकोनॉमिकल सेक्टर में और इंटरनल और एक्सटर्नल चुनौतियों की वजह से पॉलिटिकल सेक्टर के रियासत का रोल धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आ रहा है। लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, let us look at the main features of the state. The main element are territory, sovereign government and people. Today, the territory of the state still remains intact. States still talk of nationalism and national integration. The concept of sovereign government also continues to exist. It is true that some of its powers have reduced due to international treaty organizations, but the authority of the state remains. The rise of ethnic nationalism and the demand for self-determination has led to the creation of new states. But as we saw in the earlier chapter, this has led to the creation of new states and not the dissolution of the concept of the state. इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पॉइंट में अब हम आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में रियासत की अहमियत है क्या? रियासत यह कंसेप्ट आज भी ज़रूरी है क्या? या लोगों के भलाई के लिए और तरक्की के कामों में से रियासत अब पीछे हट रही है क्या? ऐसे कुछ सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले
रियासत के मेन फैक्टर्स की तरफ हम देखते हैं, जो सरजमी, सोवरेन गवर्नमेंट और आवाम, यह एक किसी भी रियासत के क्या होते हैं, ज़रूरी फैक्टर होते हैं। आज भी रियासत की सरजमी बरकरार है। आज भी हम कौमियत और नेशनल यूनिटी के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं। आज किसी भी मुल्क की आवाम देखिए, वो अपने नेशनल यूनिटी के बारे में, कौमियत के बारे में हर कोई व्यक्ति बात करते हुए दिखाई देता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या हम जब भी कभी फैमिली में भी डिस्कस करते हैं तो हम नेशनल यूनिटी, हमारे देश के हालात पर हमेशा हर कोई व्यक्ति, हर फैमिली में, कॉलेज के कट्टों पर, दोस्तों के बीच में, ग्रुप्स में ये सारे बातें होती हुई दिखाई देती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वजह से और जिम्मेदारियों की वजह से रियासत के कुछ पावर्स कम होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रियासत के अधिकार आज भी मौजूद हैं। देखिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि रियासत के कुछ ना कुछ अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि रियासत के अधिकार जो है, उनकी जो पावर्स है वो आज भी मौजूद हैं। नस्ल के आधार पर नेशनलिज्म और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन आधार के ऊपर, इन हक की वजह से नई नई रियासतों का निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है या हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनलिज्म के आधार पर या नस्ल के आधार पर आज आप कई दुनिया में देखिए नई नई रियासतों का निर्माण होता हुआ नज़र आता है, या लोग अपने एक यूनिटी बनाकर अपने नए मुल्क का निर्माण कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। स्टेट्स दैट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक legislature, executive, judiciary, and bureaucracy are able to face the challenges of globalization. It is these institutions that are able to protect the core values of a country, provide nets, safety nets, and promote to development in the country. Despite the many concerns about the loss of sovereignty, the state remains the key actor in the domestic and the international sphere. The popular assumption that the emergence of global civil society and increasing levels of cross border trade, finance, and investment flows have made the state irrelevant is wrong. ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, यह पॉलिटिकल एजेंसीज है। यह संस्थाएं रियासत में बेसिक मूल्यों की हिफाजत करना, समाजी सुरक्षा लोगों के लिए प्रदान करना और लोगों को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देना, यह सारे काम करने का काम करती है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में शहरी समाज की बढ़ती हुई अहमियत और बढ़ता हुआ इंटरनेशनल बिजनेस और फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, इन वजह से रियासत की अहमियत कम होने वाली है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा हमें लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इन सारे कंसेप्ट को अगर पॉजिटिव वे से अगर हम देखेंगे तो ये है जो कहा जाता है कि रियासत का वैल्यू अब नहीं रहा है, या बाहरी मुल्क के जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इससे हमारी तरक्की नहीं होगी, तो यहाँ पर ये गलत साबित होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अलग अलग इश्यूज़ हमारे देश के देखे हैं। एमनेस्टीज़ इंटरनेशनल, ये ग्रीन पीस संगठनों का काम हमने देखा है। चेरनोबिल के कुछ इश्यूज़ है ये हमने देखे हैं। उसके बाद जैतापुर, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये अलग अलग इश्यूज़ हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर किए हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले सिलेबस का नया पॉइंट लेकर, और
जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।